स्टार्ट करते हैं हमारी क्लास को। तो आज जो हम देखने वाले हैं तो पोस्ट कॉर्प क्या है? मैनेजमेंट का 7 एलिमेंट्स हैं। कितने एलिमेंट्स? 7 एलिमेंट। पी फॉर प्लानिंग, ऑर्गेनाइजेशन, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्ट एंड रिकॉर्ड्स एंड बजटिंग। ये 7 एलिमेंट्स हैं जो कि रिसर्च के एलिमेंट्स हैं, सॉरी मैनेजमेंट के एलिमेंट्स हैं या एडमिनिस्ट्रेशन के एलिमेंट्स हैं, जिनमें अभी तक की क्लास में हमने प्लानिंग और ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ लिया है। आज जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग के बारे में। आज आज की क्लास में हम ये कवर कर लेंगे। स्टाफिंग, स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग स्टाफिंग क्या है? टू रिक्रूट, सेलेक्ट एंड प्लेस द एम्प्लॉय। टू रिक्रूट, सेलेक्ट एंड प्लेस द एम्प्लॉय। किसी भी एम्प्लॉय को रिक्रूट करना, सेलेक्ट करना एंड उसको प्लेस करना या प्लेसमेंट देना स्टाफिंग कहलाता है। या फिर इसको यूं कहूं, स्टाफिंग इज ए नेगेटिव प्रोसेस। नेगेटिव प्रोसेस कैसे है? नेगेटिव प्रोसेस इसलिए है कि स्टाफिंग में जो एलिजिबल कैंडिडेट्स हैं वो ही हम सेलेक्ट कर पाते हैं, बाकी जो कैंडिडेट्स हैं वो बाहर हो जाते हैं। साथ में रिजेक्शन प्रोसेस है, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि इसमें रिजेक्ट भी हो जाता है जो एलिजिबल नहीं होता है या फिर जो पूरा अच्छे से पेपर नहीं करता है तो फेल हो जाता है, तो ये रिजेक्शन भी प्रोसेस है। स्टाफिंग क्या है? जनरली स्टाफिंग सिंपल फॉर्म में बोलूं तो मैं पुटिंग पीपल टू जॉब, लोगों को जॉब देना क्या है? स्टाफिंग है। तो इसकी प्रोसेस की बात करें, स्टाफिंग प्रोसेस में सबसे पहले जो होता है वो होता है मैन पावर प्लानिंग या एस्टिमेशन। हम एस्टिमेशन लगाते हैं या मैन पावर की प्लानिंग करते हैं कि हमें कितने लोगों की जरूरत है। ठीक है, तो स्टाफिंग क्या है? स्टाफिंग की प्रोसेस में सबसे पहली जो प्रोसेस है वो है मैन पावर प्लानिंग और एस्टिमेशन। तो सबसे पहले क्या किया जाता है? मैन पावर की प्लानिंग की जाती है कि सबसे पहले ये देखा जाता है कि पोस्ट के लिए कितने लोगों की या कितने एम्प्लॉइज की आवश्यकता है। उसके बाद में रिक्रूटमेंट किया जाता है। उसके बाद में क्या किया जाता है? रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट भी अलग अलग मेथड के किया जाता है, बाय डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। तो दूसरी जो प्रोसेस है वो है रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के बाद में, रिक्रूटमेंट होने के बाद में होता है सिलेक्शन। सिलेक्शन फिर सेलेक्ट किया जाता है। सिलेक्शन एक रिजेक्शन प्रोसेस है, एक नेगेटिव प्रोसेस है। सिलेक्शन में सॉर्ट आउट, एप्लीकेंट को सॉर्ट आउट कर दिया जाता है, जो एलिजिबल कैंडिडेट्स होते हैं तो हम पोस्ट में ले लेते हैं। उसके बाद में होता है प्लेसमेंट। प्लेसमेंट में क्या होगा? प्लेसमेंट पहले मैन पावर किया, रिक्रूट हुआ, सेलेक्ट हुआ, उसको प्लेस, जो एलिजिबल कैंडिडेट है उसको राइट जॉब को दे दिया जाता है, उसको राइट प्लेस दिया जाता है। जैसे आप एलिजिबल हैं फॉर नर्सिंग ऑफिसर के लिए तो आपको नर्सिंग ऑफिसर, दैट इज प्लेसमेंट। देन नेक्स्ट आता है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। जब आपका प्लेसमेंट हो जाता है, आपकी जॉब लग जाती है, जैसे आपका एम्स में या सीएचओ में सिलेक्शन आपका हो जाता है, उसके बाद में आपका कुछ दिनों तक ट्रेनिंग होगा, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट होगा। आपका कुछ सिखाया आपको जाएगा जॉब के बारे में, जॉब प्रोफाइल के बारे में आपको बताया जाएगा, वहाँ पे आपको सिखाया जाएगा। उसके बाद में रेमुनरेशन। रेमुनरेशन का मतलब क्या होता है? सैलरी। आपकी सैलरी डिसाइड होगी, सैलरी। ठीक है, याद रखना, रेमुनरेशन का मतलब होता है सैलरी। और ये रेमुनरेशन हमने 14 प्रिंसिपल्स जो हमने पढ़े थे उसमें एक प्रिंसिपल रेमुनरेशन भी था। रेमुनरेशन का मतलब है सैलरी, वेजेस, तो पारितोषिक हमें मिलता है काम करने के बदले, उसे को हम रेमुनरेशन बोलते हैं या सैलरी बोलते हैं। ठीक है, उसके बाद में होता है परफॉर्मेंस अप्रेजल। परफॉर्मेंस अप्रेजल ये होता है कि जैसी आपकी परफॉर्मेंस रहती है उसका एक इवेल्युएशन होता है, उसका एक ऑडिट होता है। अगर मानो आप अच्छे स्किलफुल काम करते हैं, अच्छा काम करते हैं, है ना, तो आपको एक रिवार्ड के रूप में रिवार्ड दिया जाएगा। और अगर आप अच्छा काम नहीं करते हैं तो आपका रिजेक्शन किया जाएगा या आपको पनिशमेंट दिया जाएगा। तो इसको बोलते हैं परफॉर्मेंस अप्रेजल। साथ में प्रमोशन और एंड ट्रांसफर। प्रमोशन एंड ट्रांसफर भी एक प्रोसेस है स्टाफिंग की, कि आप अगर अच्छा काम कर रहे हैं और आपको एक्सपीरियंस हो गया है तो आपको प्रमोशन दिया जाएगा। ठीक है, और अगर आप अच्छा काम नहीं कर रहे या फिर कहीं और जगह आपकी जरूरत है तो आपको ट्रांसफर भी कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये आठ टाइप की प्रोसेस है। सबसे पहले
सिलेक्शन एस्टिमेशन मैन पावर, उसके बाद में रिक्रूटमेंट, फिर सिलेक्शन, फिर प्लेसमेंट, फिर उसके बाद में तो है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, रेम्यूनरेशन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, प्रमोशन, पर ये सब क्या है, स्टाफिंग की प्रोसेस है। समझ में आ रहा है सभी को? प्लीज एक्टिव रहिए सभी। ये है स्टाफिंग प्रोसेस। उसके बाद में स्टाफिंग के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, ठीक है। एलिमेंट्स में सबसे पहले 3 एलिमेंट्स हम पढ़ते हैं। स्टाफिंग के 3 एलिमेंट्स होते हैं। पहला जो एलिमेंट है वो है रिक्रूटमेंट, ठीक है। रिक्रूटमेंट, तो रिक्रूटमेंट में जानते हैं कि रिक्रूटमेंट क्या है। रिक्रूटमेंट क्या है? ए प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबल कैंडिडेट फॉर द पोस्ट। पोस्ट के लिए, किसी भी पोस्ट के लिए, जैसे सीएचओ में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है या कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर की पोस्ट है, एम्स में नर्सिंग ऑफिसर की पोस्ट है, तो उसके लिए एक ऐसी प्रोसेस जिसमें एलिजिबल कैंडिडेट डिटरमाइन करते हैं, उसको हम क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट कहते हैं। तो क्या कहते हैं? रिक्रूटमेंट, ठीक है। या फिर ऐसे कहूं, लोकेटिंग द एलिजिबल कैंडिडेट्स को लोकेट करना, या फिर कहूं अट्रैक्टिंग द एलिजिबल कैंडिडेट्स को अट्रैक्टिंग करना क्या कहलाता है? रिक्रूटमेंट कहलाता है, ठीक है। जैसे रिक्रूटमेंट से हर जगह रिक्रूटमेंट सेल होती है, वो क्या है? रिक्रूटमेंट निकालती है, ठीक है। रिक्रूटमेंट निकालना क्या है? रिक्रूटमेंट निकला है कहीं का, मानो राजस्थान सीएचओ का निकला है, हरियाणा सीएचओ का निकला है, एमपी सीएचओ का निकला है, यूपी सीएचओ का निकला है, तो वो एक रिक्रूटमेंट निकलता है, मतलब वो अट्रैक्ट कर रहे हैं एलिजिबल कैंडिडेट्स को, क्या कर रहे हैं? अट्रैक्ट कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि आप इसको फॉर्म अप्लाई कीजिए ताकि आपका सिलेक्शन हो सके। तो पहला एलिमेंट जो है स्टाफिंग का, पहला जो एलिमेंट्स है, 3 एलिमेंट्स हम स्टाफिंग में पढ़ेंगे। इसमें पहला जो एलिमेंट है वो है रिक्रूटमेंट, ठीक है। दूसरा जो एलिमेंट है इसमें, एलिमेंट है सॉरी, रिक्रूटमेंट में फिर हम पढ़ते हैं प्रोसेस की बात, ठीक है। रिक्रूटमेंट में हम प्रोसेस पढ़ते हैं। रिक्रूटमेंट के मेथड की बात करें तो, रिक्रूटमेंट के मेथड की बात करें तो एक होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, दूसरा होता है इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। 2 प्रकार से रिक्रूटमेंट होता है, पहला होता है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट और दूसरा होता है इनडायरेक्ट। तो जितने भी ये तो रिक्रूटमेंट आते हैं, जैसे कि उसमें अखबार में आया या ऑनलाइन आया, ओपन फॉर ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होते हैं वो। ओपन फॉर ऑल डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या होगा? सबके लिए ओपन होगा, कोई भी अप्लाई कर सकता है। इक्वल चांसेस फॉर ऑल सिलेक्शन और ऑल टू सेलेक्ट, सभी को सिलेक्ट होने के सभी के बराबर चांस होते हैं, ठीक है। उसको डायरेक्ट रिक्रूटमेंट हम कहते हैं। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट क्या है? सभी के लिए ओपन रहेगा, कोई भी किसी भी जिले का, किसी भी राज्य का कोई भी अप्लाई कर सकता है और साथ में सभी के लिए इक्वल चांस है, कोई भी सिलेक्ट हो सकता है। एग्जाम दीजिए या इंटरव्यू दीजिए और सिलेक्शन पाइए, ठीक है। और एक होता है इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ये होता है इंटरनल रिक्रूटमेंट। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट को हम इंटरनल रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं। जैसे मानो कई जगह पोस्ट खाली है, ठीक है, तो 2 मेथड हो गए पोस्ट भरने के लिए। जैसे मानो 10 पोस्ट खाली है कहीं भी, 10 पोस्ट को भरने के लिए जैसे 2 मेथड है, या तो डायरेक्ट मेथड होगा डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, ठीक है, एक होता है इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ये क्या होगा कि ये हम इसका क्या नोटिफिकेशन निकाल देंगे कि 10 पोस्ट हैं और यहाँ पे खाली है, तो सभी लोग अप्लाई कर सकते हैं, कोई भी सेलेक्ट हो सकता है। एग्जाम में जो पास होगा, जो अच्छा पेपर करेगा वो सेलेक्ट हो जाएगा। तो ये हो गया डायरेक्ट रिक्रूटमेंट मेथड। तब डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सबके लिए ओपन है, सभी के लिए बराबर चांस है। और एक हो गया इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट में क्या करेंगे? 10 पोस्ट है, वो जो नीचे के लोग हैं उनको प्रमोट करके वो 10 पोस्ट भर दी जाए, तो वो होगा, या ट्रांसफर कर दिया जाए एक जगह से दूसरी जगह, तो वो होगा इनडायरेक्ट। समझ गए? डायरेक्ट रिक्रूटमेंट सबके लिए ओपन होता है, सभी के लिए इक्वल चांस होता है। जबकि इनडायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट होता है उसमें या तो प्रमोशन से या ट्रांसफर से वो सीट्स भर ली जाती हैं, ठीक है। के बाद में है सिलेक्शन। दूसरा जो एलिमेंट है वो है सिलेक्शन। पहला एलिमेंट हमने पढ़ा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट के 2 टाइप हैं। पहला है डायरेक्ट रिक्रूटमेंट, में सभी के लिए इक्वल चांस होता है, सभी के लिए ओपन होता है, ठीक है। दूसरा है इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट। इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट को इंटरनल रिक्रूटमेंट भी बोलते हैं, मतलब जहां अवेलेबल कैंडिडेट्स होते हैं उन्हीं को प्रमोट करके या ट्रांसफर करके पोस्ट को फिल कर दिया जाता है। दूसरी जो एलिमेंट है स्टाफिंग का वो है
सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब होता है मैचिंग पीपुल विद द जॉब, जॉब के साथ में मैच करना, उसको कहते हैं सिलेक्शन। या सॉर्ट आउट द एप्लीकेंट्स, एप्लीकेंट्स को सॉर्ट आउट करना। सिलेक्शन किसका होता है? जिसका अच्छा पेपर हुआ है, मतलब जो एलिजिबल है उसी का सिलेक्शन होता है। तो सिलेक्शन एक नेगेटिव प्रोसेस है, रिजेक्शन प्रोसेस है, ठीक है। इसलिए इसको सॉर्ट आउट द एप्लीकेंट्स बोल सकते हैं, या मैचिंग पीपल विद द जॉब, जॉब के साथ में मैच क्या कहलाता है? सिलेक्शन। एक नेगेटिव प्रोसेस है क्योंकि इसमें एलिजिबल कैंडिडेट्स को ही रख लिया जाता है, बाकी जो एलिजिबल नहीं है वैसे कैंडिडेट को रिजेक्ट कर दिया। क्लियर? तो दो एलिमेंट हमने पढ़ लिया, पहला एलिमेंट रिक्रूटमेंट, दूसरा एलिमेंट सिलेक्शन। तीसरा एलिमेंट जो होता है वो होता है प्लेसमेंट। तीसरा एलिमेंट क्या होता है? प्लेसमेंट। तीसरा एलिमेंट क्या है? प्लेसमेंट। यहाँ पे जो सिलेक्शन जो है, सिलेक्शन के की भी एक स्टेप्स होती है। सिलेक्शन की क्या होती है? स्टेप होती है। सिलेक्शन में क्या होता है? सबसे पहले रिसेप्शन होता है, मतलब रिसीव किया जाता है, जो एप्लीकेंट है उनको रिसीव किया जाता है। फिर एग्जामिनेशन होती है। सिलेक्शन में क्या होता है? सबसे पहले जैसे फॉर्म भरवा लिए जाते हैं, उसके बाद में उसकी एग्जाम होती है। अगर कहीं इंटरव्यू अवेलेबल है तो अवेलेबल इंटरव्यू होता है। जैसे ग्रुप बी में इंटरव्यू नहीं है, ठीक है, तो ग्रुप बी में डायरेक्ट आप एग्जाम दो और सीधा लग जाओ, ठीक है। तो इंटरव्यू होता है, उसके बाद में सॉर्टिंग द एप्लीकेंट्स। एप्लीकेंट्स जैसे इंटरव्यू हो गया, एग्जाम हो गया, तो उसके बाद में मेरिट निकलती है। जिसका सिलेक्शन होता है उसका नाम आ जाता है, जिसका नहीं होता है उसका नहीं आता है। तो सॉर्टिंग द एप्लीकेंट्स, उसके बाद में रिजेक्शन, रिजेक्ट कर दिया जाता है। बाकी लोग जो रह जाते हैं, मेरिट नहीं आती है, वो लोग हो जाते हैं। एक प्रोसेस स्टेप्स है इसकी सिलेक्शन की। तो हमने अभी तक तो एलिमेंट है, पहला रिक्रूटमेंट पढ़ लिया जिसमें डायरेक्ट और इनडायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है। दूसरा हमने पढ़ा सिलेक्शन, सिलेक्शन का मतलब तो सॉर्टिंग आउट जो है पीपल्स को या एम्प्लॉइज को सॉर्टिंग आउट करना, जिसकी स्टेप्स हमने सबसे पहले रिसीव द एप्लीकेशन, बाद में एग्जामिनेशन, बाद में सॉर्टिंग द एप्लीकेंट्स, के बाद में थर्ड जो एलिमेंट है वो है प्लेसमेंट, ठीक है। प्लेसमेंट, तीन एलिमेंट पढ़ रहे हैं, पहला रिक्रूटमेंट, दूसरा सिलेक्शन एंड फिर प्लेसमेंट। जब सिलेक्शन हो गया अब आपका प्लेसमेंट होगा। तो प्लेसमेंट का मतलब क्या है? प्रोवाइड ऑफर अपॉइंटमेंट देन ज्वाइनिंग लेटर टू द एम्प्लॉय। सबसे पहले आपको ऑफर दिया जाएगा कि आप सेलेक्ट हो गए हो, अब आप आ सकते हैं ज्वाइन करने। ऑफर दिया जाएगा, अपॉइंटमेंट दिया जाएगा आपको, उसके बाद में आपको ज्वाइनिंग लेटर हाथ में दिया जाएगा कि ये आपका ज्वाइनिंग लेटर है, फला फला डिपार्टमेंट में आप डिप्लॉय हो जाइए या ज्वाइनिंग कर लीजिए, ठीक है। तो ये है प्लेसमेंट। मतलब प्लेसमेंट को अगर अपन शॉर्ट शब्दों में देखें तो पुटिंग राइट पर्सन टू राइट जॉब, सही आदमी को सही जॉब देना क्या कहलाता है? प्लेसमेंट कहलाता है, बिल्कुल सिंपल शब्दों में। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है ओरिएंटेशन प्रोग्राम। प्लेसमेंट हो गया आपका। अब आपका जैसे ही आपने ज्वाइन कर लिया है, ज्वाइनिंग लेटर आया, आपने ज्वाइन कर लिया, सबसे पहले आपका होगा ओरिएंटेशन प्रोग्राम। क्या होगा? ओरिएंटेशन प्रोग्राम, या इसको हम दूसरे शब्दों में कहें तो वो होता है इंडक्शन ट्रेनिंग। आपकी होगी इंडक्शन ट्रेनिंग। इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन प्रोग्राम क्या होता है? टू मेक अवेयर ए न्यू पर्सन, नए लोग को, जैसे आप नए हैं तो आपको अवेयर किया जाएगा विद एग्जिस्टिंग वन, वहां जो भी काम कर रहे हैं उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा, तो क्या कहेंगे? इंडक्शन ट्रेनिंग। साथ में और क्या इंट्रोड्यूस करवाया जाएगा? पर्सन्स फिजिकल फैसिलिटी, हमारे पास ये फैसिलिटी है, ये ओटी है, ये आईसीयू है, बिल्डिंग ओपीडी है, ये बिल्डिंग आईपीडी है, यहाँ से आईपीडी है, यहाँ से ओपीडी है, ये सब बताएंगे। वहाँ की पॉलिसी बताएंगे कि हमारी ये पॉलिसी है, आपको इतने दिन जॉब करना पड़ेगा, इतने घंटे जॉब करना पड़ेगा, इतनी छुट्टियां आपको मिलेंगी, ये सब पॉलिसी वहाँ की होती हैं। साथ में वहाँ की फिलोसफी होती है, वहाँ की जो भी फिलोसफी होती है तरीके से वो काम करते हैं, ठीक है। उसके बाद में उनके क्या रूल्स रेगुलेशन, उनके जो रूल्स रेगुलेशन है उनसे आपको अवेयर करवाया जाएगा, उनसे आपको ओरिएंट करवाया जाएगा। ये क्या कहलाता है? ओरिएंटेशन या इंडक्शन ट्रेनिंग। इसका मिनिमम ड्यूरेशन जो होता है वो 2 दिन होता है, कि 2 दिन के अंदर अंदर आपको ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम या इंडक्शन ट्रेनिंग दी जाती है, या फिर मैक्सिमम ड्यूरेशन होता है 7 डेज। 7 डेज के अंदर आपको ये ओरिएंटेशन करवाना जरूरी है। ओरिएंटेशन मतलब क्या हो गया कि आप नए हैं, नए को एग्जिस्टिंग वन जो एम्प्लॉय है उनसे आपको इंट्रोड्यूस करवाया जाता है, साथ में उस संस्था का, उस ऑर्गेनाइजेशन का रूल्स, पॉलिसी, फिलोसफी कि क्या है,
वो भी आपको बताई जाती है। इसको कहते हैं इंडक्शन ट्रेनिंग या ओरिएंटेशन प्रोग्राम। तो ये क्वेश्चन बहुत बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इंडक्शन ट्रेनिंग फॉलोइंग में कौन सी है, या फिर एक एग्जांपल देके कि एक न्यूली ज्वाइंट ऑफिसर है, नर्सिंग ऑफिसर है, न्यूली ज्वाइन नर्सिंग ऑफिसर है, और उसको एक पुराना उससे ऑफिसर से इंट्रोड्यूस करवाया जा रहा है, साथ में उसको ये भी बताया जा रहा है कि यहाँ की पॉलिसी क्या है, यहाँ की फिलोसफी क्या है, यहाँ के नियम क्या है। तो उस प्रोसेस को क्या कहेंगे, तो वो आंसर जाएगा, आंसर उसमें जाएगा इंडक्शन ट्रेनिंग। क्लियर। सबसे पहले नॉर्म्स समझते हैं। नॉर्म्स क्या है, नॉर्म्स क्या होते हैं, नॉर्म्स क्या होते हैं? Norms are standards that guide, control and regulate individuals and community। Norms क्या है? एक स्टैंडर्ड है, गाइड है, जो कंट्रोल करती हैं और रेगुलेट करती है लोगों को और कम्युनिटीज। फॉर प्लानिंग नर्सिंग मैन पावर वी हैव सम नॉर्म्स। नर्सिंग जो मैन पावर है उसको प्लानिंग करते समय हमारे नॉर्म्स हैं, जैसे कि आईएनसी ने नॉर्म्स दिए हैं, इंडियन नर्सिंग काउंसिल ने नॉर्म्स दिए हैं, या स्टाफ सिलेक्शन यूनिट ने नॉर्म्स, नर्सिंग यानी नॉर्म्स, वो नॉर्म्स। द नर्सिंग नॉर्म्स आर रिकमेंडेड बाय वेरियस कमिटीज एज नर्सिंग मैन पावर कमेटी, द हायर पावर कमेटी, डॉक्टर बजाज कमेटी एंड स्टाफ इंस्पेक्शन कमेटी, या टीएनआई या आईएनसी। तो ये इन्होंने क्या बनाए हैं, स्टाफिंग के नॉर्म्स बनाए हैं कि फला फला जगह में हॉस्पिटल के डिफरेंट डिफरेंट पार्ट में कितना स्टाफ की जरूरत होती है, क्या पेशेंट और स्टाफ का रेशियो रहता है, तो ये नॉर्म्स कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम बात करते हैं द पेशेंट नर्स पेशेंट रेशियो एज पर SIU। ज्यादातर जो हॉस्पिटल्स हैं वो स्टाफ इंस्पेक्शन यूनिट के अकॉर्डिंग जो है नॉर्म्स रखते हैं, स्टाफ रखते हैं। कई बार एग्जाम में आता है कि व्हाट इज द नर्स पेशेंट रेशियो अकॉर्डिंग टू SIU। ठीक है, SIU के अकॉर्डिंग स्टाफिंग नॉर्म्स क्या है, तो देखिए जनरल वार्ड्स में SIU ये कहता है कि एक स्टाफ नर्स या नर्सिंग सिस्टर फॉर एवरी बेड्स, 6 बेड पे एक नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए। SIU जनरल वार्ड में 6 और 1 का रेशियो होता है, 6 पेशेंट पे 6 बेड्स पे एक नर्सिंग सिस्टर होना। और स्पेशल वार्ड में कहता है कि एक स्टाफ नर्स 1:4 मतलब 4 बेड पे एक जो है, 4 बेड पे एक स्टाफ होना स्पेशल वार्ड में। जनरल वार्ड में 6 बेड पे एक स्टाफ, और स्पेशल वार्ड्स में 4 बेड पे एक स्टाफ। जैसे स्पेशल वार्ड का एग्जांपल दिया है पीडियाट्रिक्स, बर्न्स, न्यूरोसर्जरी, कार्डियोथोरेसिक, न्यूरोमेडिसिन, होम, स्पाइनल इंजरी, इमरजेंसी वार्ड अटैच्ड टू द कैजुअल्टी। तो उसमें 4 बेड पे एक नर्सिंग ऑफिसर या एक नर्सिंग स्टाफ चाहिए। नेक्स्ट आता है नर्सरी। नर्सरी में 1:2 मतलब दो बेड पे एक स्टाफ होना चाहिए। ठीक है, तो ये नर्सरी में होना चाहिए। साथ में ICU, ICCU, ICCR, नेफ्रोलॉजी में 1:1 एक बेड पे एक नर्स एक शिफ्ट में होना। नेक्स्ट है लेबर रूम में। लेबर रूम में एक टेबल पे एक नर्स होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद में OT, मेजर OT में जो है 2 नर्स होना चाहिए एक बेड पे, एक OT टेबल पे 2 नर्स। ठीक है, मेजर जो OT है 2 स्टाफ नर्स नर्सिंग सिस्टर फॉर एवरी फंक्शनल ऑपरेशन टेबल इंक्लूडिंग रिकवरी रूम, 2:1। 2:1 का मतलब है एक एक अगर ऑपरेशन थिएटर में एक टेबल ऑपरेशन टेबल है उस पर 2 स्टाफ होना चाहिए। ठीक है, माइनर में 1:1 का रहता है, एक टेबल एक स्टाफ, जबकि मेजर ओटीज में एक टेबल 2 स्टाफ होना चाहिए। नेक्स्ट जो आता है कैजुअलिटी में। कैजुअलिटी में जो मेन कैजुअलिटी है अटेंडेंस अप टू 100% पर डे। एक दिन के अगर 100% पेशेंट्स आ रहे हैं उसके बाद में देर आफ्टर एडिशनल अटेंडेंस ऑफ 5 पर डे। 100 पेशेंट आ रहे हैं, 100 पेशेंट पे एक स्टाफ होना चाहिए, स्टाफ नर्स नर्सिंग सिस्टर 24 आवर्स, दैट इज 1:1, 1 पर शिफ्ट के हिसाब से होना। 3 शिफ्ट चल रही हैं तो एक पे 3 नर्स होना चाहिए। ठीक है, के बाद में बंस, जो बंस हैं उनमें 3 स्टाफ नर्सेस, दैट इज 1:1 पर शिफ्ट। 3 हो गया, एक बेड पे 3 नर्सिंग ऑफिसर्स या नर्स स्टाफ। जैसे
एक मॉर्निंग, एक इवनिंग, एक नाइट के लिए 1:3 हो गया। वैसे देखें तो 1:1, एक पेशेंट एक नर्स। ऑर्थोपेडिक्स में भी यही रेशियो है, गायनिक ओब्स्टेट्रिक्स में भी यही रेशियो है। उसके बाद में आता है ओपीडी। ओपीडी में कई बार पूछा जाता है, ब्लड बैंक में एक, पीडियाट्रिक में दो, इम्यूनाइजेशन वर्क में दो स्टाफ, आई में एक स्टाफ, ईएनटी ओपीडी में एक स्टाफ, प्री एनेस्थेटिक में एक, कार्डियक लेग में दो, वैक्सीनेशन एंटी रेबीज में दो स्टाफ। तो ये आपको याद रखना है कहाँ पे कितना स्टाफ होना। साथ में इन एडिशन टू 10% रिजर्व एज पर एग्जिस्टेंस रूल 45 पोस्ट में भी एडेड ऑफ आर सर्विसेज 365 डेज। 10% जो है रिजर्व स्टाफ भी होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अगर कोई छुट्टी गया तो ओपीडी में कौन काम करेगा। उसके बाद में आता है टीएनआई एंड आईएनसी नॉर्म्स, ट्रेन नर्सिंग एसोसिएशन नॉर्म्स एंड आईएनसी नॉर्म्स। ये आपको याद ही करने पड़ेंगे, इसमें समझाने जैसी बात कुछ नहीं है, आपको सिर्फ ये याद ही करने पड़ेंगे कहाँ पे कितना स्टाफ होना। देखिए आईएनसी क्या कहती है, आईएनसी कहती है एक सीएनओ होना चाहिए 500 बेडेड। अगर 500 बेडेड हॉस्पिटल है या इससे ज़्यादा बेडेड का हॉस्पिटल, एक चीफ नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए। तो हम ये जानते हैं कि हमारे कैडर में सबसे बड़ी पोस्ट जो होती है वो नर्सिंग ऑफिसर। कामनी कोर कहती है होता नहीं है हॉस्पिटल में, बिल्कुल होता नहीं है, कि होता तो नहीं है लेकिन जो नॉर्म्स है वो हमें पता होना चाहिए, जहाँ तक पॉसिबल हो हमें पता ही होना चाहिए, ठीक है। होता नहीं है, ये गवर्नमेंट का प्रॉब्लम है, हर जगह इतना स्टाफ नहीं होता है, बहुत प्रॉब्लम आती है, वर्कलोड बहुत ज़्यादा हो जाता है। लेकिन अगर अकॉर्डिंग टू नॉर्म्स देखें तो इतना स्टाफ होना ही चाहिए। इसलिए क्योंकि स्टाफ कम रहेगा तो नो डाउट क्वालिटी केयर कॉम्प्रोमाइज होगी, और स्टाफ ज़्यादा रहेगा तो बराबर रहेगा तो क्वालिटी केयर भी पेशेंट को मिल पाएगी। इसीलिए ज़्यादातर हॉस्पिटल्स में क्वालिटी केयर नहीं मिल पाती है, प्रॉब्लम है। सीएनओ पर 500 बेडेड, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट जो है वो 400 बेडेड या इससे ज़्यादा बेडेड हॉस्पिटल है तो वहाँ पे एक एनएस होनी चाहिए, नर्सिंग सुपरिटेंडेंट होना। फिर डीएनएस आता है 300 बेडेड और एडिशनल फॉर एवरी 200 बेडेड। अगर 300 बेडेड हॉस्पिटल है वहाँ पे एक डीएनएस होनी चाहिए, और 3 से ज़्यादा बेडेड हो जाता है तब 200 बेड और हो जाता है। ऐसा नहीं कि 600 है तो 2 डीएनएस लगेंगी, नहीं, अगर 300 है तो एक डीएनएस का पोस्ट है, और अगर 200 और एडिशनल हो गया तो 2 डीएनएस की पोस्ट हो जाती है। तो एएनएस होता है असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, 100 से 150 बेडेड पे, ठीक है, या 3 से 4 वार्ड पे एक एएनएस। हाँ सही है, क्लियर, सभी को समझ में आ रहा है। एएनएस असिस्टेंट नर्सिंग सुपरिटेंडेंट, 100 से 150 बेडेड पे एक एएनएस, या फिर 3 से 4 वार्ड में एक एएनएस। वार्ड सिस्टर 25 से 30 बेड, ठीक है। वार्ड सिस्टर जिसे हम सीनियर नर्सिंग ऑफिसर भी कह सकते हैं, तो 25 से 30 बेड पे एक होना चाहिए, और 30% लीव रिजर्व होनी चाहिए, 30% स्टाफ लीव के लिए भी रिजर्व होना चाहिए, ठीक। उसके बाद में स्टाफ नर्स या नर्सिंग ऑफिसर एवरी 1 for 3 बेड्स, 3 बेड्स के लिए इन टीचिंग हॉस्पिटल अगर है वहाँ पे 3 बेड पे एक नर्सिंग ऑफिसर होना चाहिए, और जनरल वार्ड में 1 for 5 बेडेड, जबकि SIU जो था वो जनरल वार्ड के लिए 1:6 बेडेड पे एक नर्स बता रहा था, जबकि आईएनसी ये कहती है 5 बेड पे एक नर्सिंग ऑफिसर या नर्सिंग स्टाफ होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद में इन नॉन टीचिंग हॉस्पिटल 30% लीव रिजर्व। नॉन टीचिंग हॉस्पिटल है वहाँ पे स्टाफ के साथ में जितना स्टाफ है उसका 30% तो रिजर्व होना चाहिए, जितनी पोस्ट है उसकी 30% एक्स्ट्रा पोस्ट होनी चाहिए, ताकि स्टाफ जो छुट्टी जाता है तो मैनेजमेंट हो पाए, ठीक है। ओपीडी एंड इमरजेंसी में एक स्टाफ और 100 पेशेंट, 100 पेशेंट पे एक स्टाफ, एक अनुपात 100 का अनुपात होता है, प्लस में 30% रिजर्व फॉर लीव रिजर्व। इंटेंसिव केयर यूनिट आईसीयू में 1:1, एक बेड एक पेशेंट पे एक नर्स होना चाहिए, और अगर एक दिन में 3 शिफ्ट होती हैं तो 3 नर्स हो गई, और साथ में 30% रिजर्व भी होना चाहिए छुट्टी के लिए।